प्रधानमंत्री ने स्व सहायता समूह की 16 लाख महिलाओं के बैंक खातों में हस्तांतरित किए 1000 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दी गई राशि। प्रदेश में 15 नगरीय निकायों में हुआ 60% मतदान। 23 दिसंबर को मतगणना के साथ घोषित होंगे परिणाम। देश में अब तक लगाए गए 138 करोड़ 35 लाख से ज्यादा कोविड टीके। इधर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों में भी हो रहा है टीकाकरण। और ठंड से ठिठुरा छत्तीसगढ़। प्रदेश के कई जिलों में चल रही है शीतलहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में आयोजित विशेष कार्यक्रम में स्व सहायता समूहों की 16 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये राशि महिलाओं को दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दी जा रही है। प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। यूपी ने बैंक सखी का जो अभियान शुरू किया है, वो महिलाओं की रोजगार के अवसरों के साथ ही उनके जीवन में भी बड़े बदलाव ला रही है। सरकार से अलग अलग योजनाओं का जो पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए खाते में आता है, ये पैसा निकालने अब बैंक नहीं जाना पड़ता। बैंक सखी की मदद से ये पैसा गांव में घर पर ही मिल जा करता है। बताया गया है कि 80,000 स्व सहायता समूहों में से प्रत्येक को सामुदायिक निवेश कोष के रूप में 1 करोड़ 10 लाख रुपए और 60,000 स्व सहायता समूहों में से प्रत्येक को 15,000 रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने स्व सहायता समूहों को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों के खाते में राशि भेजी जाएगी। इससे बालिका को जीवन के विभिन्न चरणों में सहायता मिल सकेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 202 पूरक पोषक आहार इकाइयों की आधारशिला भी रखी। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकायों में हुए मतदान के आंकड़े देर रात जारी किए। इसके मुताबिक प्रदेश भर के आम चुनाव और उपचुनावों में 60% मतदान हुआ है। नगर निगम क्षेत्रों में सबसे ज्यादा 64% से ज्यादा मतदान भिलाई, चरौदा और बीरगांव में हुआ है। नरहरपुर नगर पंचायत में सबसे ज्यादा 87.64% लोगों ने मतदान किया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि निर्वाचन से जुड़े प्रत्येक काम में हमारे अधिकारी और कर्मचारी तत्परता, कर्तव्यनिष्ठता और सजगता के साथ लगे रहे, जिसके कारण निर्वाचन शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। आम चुनाव है, वहाँ अभी तक के जो आंकड़े हैं लगभग 60% पोलिंग हुई है और कुछ दूरस्थ इलाके में तो 85% से ऊपर है। कोंटा है, गोपालपट्टनम है, भैरवगढ़ है, नरहरपुर है, सब जगह 80% से ऊपर है। कुछ मैदानी क्षेत्र में अभी आंकड़े जो हमें उपलब्ध है वो उसमें प्रतिशत कम है, लेकिन इस पर भी वृद्धि की उम्मीद है। उपचुनाव में जो जहाँ नगर निगम है वहाँ पर कुछ
मतदान का प्रतिशत कम है, लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में भी वहाँ लगभग 70% मतदान हुआ है। इस प्रकार से मतदान के आंकड़े थोड़ा सा ये प्रोविजनल है, प्रावधानिक है, ये अंतिम कुछ समय बाद पता चल पाएगा। कुल मिलाकर आज का जो मतदान का जो बहुत निर्वाचन का अहम पार्ट था वो पूर्ण हो गया है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस चुनाव में 4,88,425 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, जिसमें से 2,48,041 पुरुष और 2,40,369 महिला और 15 तृतीय लिंग समुदाय के लोग शामिल थे। आम चुनाव वाले 15 नगरीय निकायों में कुल 60.60% मतदान हुआ। वहीं उपचुनाव में कुल 64.85% मतदान हुआ। सभी 15 निकायों के 385 वार्डों में हुए चुनाव में 1,393 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 370 वार्डों में हुए आम चुनाव में 1,345 उम्मीदवार और उपचुनाव के 15 वार्डों में 48 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। मतदान के बाद मतपेटियां सुरक्षित रखवा ली गई हैं। 23 दिसंबर को मतगणना के बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 138 करोड़ 35 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 64,56,000 से ज्यादा टीके लगाए गए, जबकि इस दौरान 8,043 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इस तरह स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.40% हो गई है। वहीं पूरे देश में कोविड महामारी से अब तक 3,41,95,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ की औसत पॉजिटिविटी दर 0.07% पहुंच गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 19,762 सैंपलों की जांच की गई है, जिसमें से 13 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं। पिछले 2 दिनों में प्रदेश के 21 जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 304 है। वहीं अब तक कोरोना से बचाव के लिए कुल 2,98,80,270 टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1 डोज लगवा चुके लोगों की संख्या 1,86,20,072 है और दोनों डोज लगा चुके लोगों की संख्या 1,12,60,205 है। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों में भी टीकाकरण किया जा रहा है। कोरबा जिले के 54 धान खरीदी केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम सुबह से ही किसानों से जानकारी लेने के साथ ही टीकाकरण के पहले और दूसरे डोज लगाए जा रहे हैं। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि जिले के 5 विकास खंडों में करतला और कोरबा विकास खंड में 100% टीकाकरण हो चुका है, जबकि पौड़ी और कटघोरा विकास खंड में 98% टीकाकरण किया जा चुका है। जिले में 100% टीकाकरण के लिए धान खरीदी केंद्रों में भी अभियान चलाया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। टीकाकरण के जो प्रथम डोज है वो 95% से अधिक पूरा हो चुका है और जिसके तहत हमारे जो करतला और कोरबा ग्रामीण जो ब्लॉक हैं वो 100% सैचुरेट हो चुके हैं। वहाँ 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। इसके अलावा हमारा पौड़ी उपोड़ा और कटघोरा ब्लॉक वो भी जो है 97-98% वहाँ वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी बोर्डे ने बताया कि अब तक प्रथम डोज का टीकाकरण 95% पूरा हो चुका है। इसके साथ ही जिले के 54 धान खरीदी केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण वाले किसानों का कोविड टेस्ट करने के साथ ही टीकाकरण से छूटे हुए किसानों को वैक्सीन भी लगा रही है। अंतर्गत हमारे यहाँ पे 54 जो है धान खरीदी केंद्र है और हमारी जो टेस्टिंग की टीम है, हम लोग ने एक व्यवस्था बनाई कि जो धान खरीदी केंद्र है वहाँ पर लोगों का कोविड की जांच भी हो, तो हमारी 22 जो टीमें हैं वो वहाँ पर जांच भी कर रही हैं और अभी तक हम लोग ने 167 लोगों की जांच की है। वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। तो जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर हमारी टीमें हैं और वहाँ जो लोग आते हैं जिनको फर्स्ट डोज की और सेकेंड डोज की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम लोग को वैक्सीनेट भी कर रहे हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की इस सुविधा से किसान भी काफी खुश हैं। धान बेचने आए किसानों ने बताया कि धान खरीदी केंद्रों में टीकाकरण करने से एक ही समय पर धान बेचने के साथ टीकाकरण का लाभ भी मिल रहा है।
बिक्री के लिए। और सरकार की योजना ठीक है, टीका का है। जो जा नहीं पा रहे हैं कहीं हॉस्पिटल, वो यहीं मने सुविधा मिल रहा है। सरकार की योजना बहुत बढ़िया है। यहाँ धान बेचने के बाद देखा कि यहाँ वैक्सीनेशन का भी सुविधा है, तो मैं अपना सेकेंड डोज यहीं कंप्लीट कर लिया। ये बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं। ऐसा मालूम नहीं था कि धान मंडी में भी वैक्सीनेशन हो सकता है। गौरतलब है कि कोरबा जिला प्रशासन आगामी 31 दिसंबर तक जिले में 100% टीकाकरण पूरा करने के लिए अभियान चला रहा है। ऐसे में धान खरीदी केंद्रों में टीकाकरण होने से इसका सीधा फायदा गांव के किसानों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के वीर सपूत शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित के 50वें शहादत दिवस पर राजनांदगांव में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस लाइन में उन्हें सशस्त्र सलामी दी गई। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित ने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। कान्याकुब्ज सभा के सचिव अजय शुक्ला ने बताया कि वीर चक्र से सम्मानित शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित ने 20 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अद्भुत साहस का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन सेना को पराजित किया, किंतु अंत में मातृभूमि की रक्षा करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी और उसके 93,000 सैनिकों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया था। 20 दिसंबर 1971 को जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करने के प्रयास में लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित शहीद हुए थे। उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। 1998 से लेकर आज तक विगत 24 वर्षों से यह कार्यक्रम हम नियमित रूप से आयोजित करते आ रहे हैं। शहादत दिवस के मौके पर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे, नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी, 105 इंजीनियर्स रेजिमेंट के सूबेदार पीपी सिंह और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों और भूतपूर्व सैनिकों सहित गणमान्य नागरिकों ने शहीद अरविंद शंकर दीक्षित के तैल चित्र से अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने बस्तर को छोड़कर छत्तीसगढ़ के सभी संभागों को अपनी चपेट में ले लिया है। प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर संभागों के लगभग सभी जिलों में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार कोरिया जिले का न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री पर पहुंच गया है और सरगुजा का उत्तरी हिस्सा कड़ाके की ठंड की चपेट में है। राजधानी रायपुर के आउटर क्षेत्र लभांडी में भी पारा 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि लालपुर समेत घने शहरी इलाके में भी तापमान 9 डिग्री के आसपास रहा। मौसम विशेषज्ञों ने अगले 24 घंटों के दौरान रात में ठंड और बढ़ने का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। बताया गया है कि राजनांदगांव और बिलासपुर में भी शीतलहर चल रही है। केवल बस्तर में ठंड अभी सबसे कम है, जहां जगदलपुर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। इसी तरह कांकेर और धमतरी में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। दुर्ग में पारा 5.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। केंद्र सरकार इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आज़ादी के जन नायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आज़ादी के सफर के आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी ठाकुर प्यारेलाल के बारे में। आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे क्रांतिकारी ठाकुर प्यारेलाल की, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1891 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के दैहान में हुआ था। उन्होंने जनता को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जगाया और वे श्रमिक आंदोलन के संस्थापक और छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के नेता के रूप में व्यापक रूप से जाने जाते हैं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। राष्ट्रीय जीवन में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें त्याग मूर्ति की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ है बलिदान का प्रतीक। कानून में उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद 1906 में वो बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उन्होंने क्रांतिकारी साहित्य को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को संगठित करना शुरू किया।
1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में राजनांद गांव मिल श्रमिकों ने हड़ताल शुरू की, जो 37 दिन तक चली। इतनी लंबी अवधि की ये भारत की पहली हड़ताल थी और ये श्रमिकों के काम के घंटों को कम करने में सफल रही। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत के साथ उन्होंने ब्रिटेन से भारतीय स्वतंत्रता के लिए अभियान शुरू किया। 1923 में ठाकुर प्यारेलाल ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वज सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1924 में उन्होंने राजनांद गांव में एक और मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों को और रियायतें मिली। वे 1925 में रायपुर चले गए और हिंदू मुस्लिम एकता और समाज के निचले वर्गों के उत्थान की दिशा में काम किया। अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए उन्हें कई बार जेल भेजा। प्यारेलाल 1937 में रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बुनकरों को संगठित करने के लिए 1945 में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद ठाकुर प्यारेलाल ने 1950 में भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों की यात्रा की, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसी उद्देश्य से उन्होंने राष्ट्र बंधु प्रकाशन का शुभारंभ किया। 1951 में प्यारेलाल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और एक गांधीवादी संगठन अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी के सदस्य बन गए, जिसके अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। 1952 में वो रायपुर से विधानसभा के लिए चुने गए और विपक्ष के नेता बने। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।